धन्यवाद। आज मैं शरद जोशी द्वारा लिखित तुम कब जाओगे अतिथि का दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसको ध्यान से देखेंगे, आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कि आगामी 15 नवंबर से आपका एग्ज़ाम शुरू होने की संभावना है। तो और शंका निर्मूल नहीं थी। उनकी पत्नी ने, अपने लेखक की पत्नी ने लेखक से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो बोलते हैं कि अतिथि मोहित का कपड़ा लॉन्ड्री में देना है। तो उसके बाद पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उनके मन में शंका हो जाती है कि लगता है कि ये और कुछ दिन रुकने वाला है अतिथि। लेकिन ये शंका दिमाग में करती है तो ये शंका निर्मूल नहीं था, इसका मतलब कि उसका शंका गलत नहीं था, ऐसा होने वाला था। ऊपर अपने मन में सोचा था कि कपड़ा धुलवा के फिर एक हफ्ता यहां पर रहेंगे, इस तरह की बात थी। निर्मूल शब्द का माने होता है जिसमें कोई संदेह नहीं हो। अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुल कर आ गए और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर, भरकम मतलब भारी, शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई। पहले दिन जब तुम आए थे तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आई कि चलो, अतिथि ईश्वर का रूप होता है। जब तुम आ गए तो तुम्हारे आओ भगत में हम लोगों ने कोई कमी नहीं की। लेकिन अब धीरे धीरे वो मुस्कुराहट क्या हो गई है, चेहरे से गायब हो, जो उदासी का रूप ले चुकी है, क्योंकि तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो। इसी कारण से तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर लुप्त। पहले फीकी पड़ी, पहले दिन मुस्कुराहट अच्छी आई, दूसरे दिन अच्छी आई, तीसरे दिन फीकी पड़ने लगी और चौथे दिन क्या हो गई, गायब हो गई, लुप्त हो गई। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, ठहाकों के रंगीन गुब्बारे। हम जब हंसते हैं तो हंसने का कई गो तरीका होता है। कोई कोई हंसी होता है जिसमें धोखा भरा होता है, कोई कोई हंसी होता है जिसमें व्यंग होता है, और कोई कोई हंसी होता है जिसमें अंदर की निष्कपटता जाहिर होती है, वो खुलकर हंसता है। तो हंसी के ठहाकों के रंगीन गुब्बारे उसी को कहते हैं कि वैसी हंसी जिसके अंदर किसी तरह का कोई भेद नहीं हो, जो अंदर से हंसता हो, खुलकर हंसता हो। और एक बात याद रखिए, खुलकर जो हंसता है ना, वो कभी हार्ट का रोगी नहीं होगा। खुल के हंसने का मतलब कि अंदर से प्रसन्न होना। एक प्रसन्नता का नाटक भी किया जाता है। राम मोहन के कारनामे को देख के हंस रहा है, वहां पर हंसने का मतलब कि उसका व्यंग कर रहा है, उसको मजाक उड़ा रहा है। मजाक उड़ाना भी हंसने में आता है। तो इस तरह से यहां पर ठहाकों के गंभीर रंगीन गुब्बारे कब फूटे, जब पहले दिन अतिथि आया था। उस दिन हम उसको दोस्त की तरह माने, उसके साथ बैठ करके खूब ठहाके लगाए, जो कमरे के आकाश में गूंजायमान हो गया। कमरे के आकाश में देखो कवि और लेखक कैसे कैसे शब्द का इस्तेमाल। अरे कमरे के अंदर आकाश होता है, लेकिन कमरे के आकाश में गूंजायमान हो गया। कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। हंसी के रंगीन गुब्बारे कल तक जो इस कमरे के आकाश में उड़ा करते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। इसका कारण क्या है कि अब तुम्हारा आना हमारे परिवार के लिए क्या हो गया है, भार बन गया है। हमारी आर्थिक परिस्थिति गड़बड़ होती जा रही है और हम चाहते हैं कि कब तुम मेरे घर से चले जाओ। बातचीत की उछलती हुई गेंद की चर्चा के क्षेत्र में सभी कोनले से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। इसका मतलब बातचीत का जो हम गेंद उछाल रहे हैं, कभी उस कोने में जाती है, कभी इस कोने में जाती है, कभी इधर जाती है, कभी इधर, माने कभी इधर की बातें, कभी उधर की बातें, चारों तरफ की बातें करते हैं। लेकिन वो करते करते अब ऐसी स्थिति आ गई है
कि जहां से फुटबॉल के मैदान में आप देखे होंगे सेंटराइज में सेंटर के सामने बॉल रहता है, जहां से रेफरी शुरू करता है, तो अब बॉल आकर के सेंटराइज पर सेंटर पॉइंट पर आकर के चिपक चुकी है। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। बातों का जो गेंद था उसको हम दोनों ने मारना बंद कर दिया है, इसलिए कि अब तुमसे बात करने का मन नहीं करता है। मैं बार बार यही चाहता हूं कि तुम मेरे घर से जल्दी चले जाओ, अब तुमसे बात करने का मन नहीं करता है। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं, ये सेंटर पर जो बातों की गेंद आके रुक चुकी है उसको न तुम हिला पा रहे हो न मैं हिला पा रहा हूं। इसका मतलब कि हम तुम्हारे व्यवहार से इतने दुखी हो गए हैं कि हमारे घर में तुम ठहरे हो लेकिन तुमसे बात करने का मन नहीं करता है। बार बार मैं यही चाहता हूं कि जितना जल्दी तुम यहां से चले जाओ। तुम कब जाओगे अतिथि? कल मैं उपन्यास पढ़ रहा था तो तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। मैं उपन्यास पढ़ रहा था और तुम फिल्मी पत्रिका के, अच्छा एक मिनट जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को। आपके घर पर कोई जाता है, आप बैठे हैं और आधा घंटा तक उससे बात मत कीजिए। अगर समझदार आदमी होगा तो क्या करेगा? वहां रुकेगा। इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि जितना जल्दी यहां से ही खिसके। तो समझदार आदमी के लिए इशारा काफी है। आधा कहे तो सर्वोबूझ है और सर्वो कहे तो बर्धो बूझ है। बर्ध माने बैल होता है। आधा कहने से पूरा जो समझ लेता है उसी को समझदार कहते हैं। पूरा जब हम कथा कह दिए तो बैल भी समझ जाएगा। कहने का मतलब यही है कि आप हमारे घर आए और हम आपसे आधा घंटा बैठे हैं आपके सामने, चाय आ गया, नमकीन आ गया, सब आ गया, आपसे एक सब बात नहीं करते हैं। इसका मतलब कि हम क्या चाहते हैं कि जितना जल्दी हो गए यहां से चले जाइए। आवत में हर्षे नहीं आदर नहीं स्नेह। देखो नीति में क्या कहा गया है, आवत में हर्षे नहीं आदर नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे में। आने के बाद आने के बाद जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं हो, वो खड़ा होकर के तुमको बैठने के लिए नहीं कहे, वैसे जगह पर अगर सोने की वर्षा हो तो भी नहीं जाना चाहिए। ये नीति है। हम आपके दरवाजे पर रोज रोज आएंगे, लेकिन जिस दिन आपके बेटे की शादी होगी उस दिन आप अगर नहीं बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये नियम होना चाहिए। हमारे दोस्त हैं लेकिन आप अपने लड़के की शादी करते हैं, उसमें हमको आमंत्रित करेंगे तब हम जाएंगे। इस तरह अपने मन से नहीं जाएंगे। ये आदमी का स्वाभिमान होता है, इसलिए इसको बचा के जरूर रखो। हर आदमी को अपने स्वाभिमान का आन होना चाहिए। अपनी रक्षा इस बात की कीजिए कि समाज में अगर इज्जत पाना चाहते हैं तो इज्जत दीजिए, लेकिन जो इज्जत नहीं देता है उसको इज्जत देने का क्या मतलब है? तो यह अतिथि जो है निर्लज है कि नहीं? लेखक शरद जोशी उसको किस तरह नहीं लताड़ रहा, फिर भी वो जा रहा है, नहीं जा रहा है। ये समाज के कुछ लोगों के ऊपर व्यंग है कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि चलो गाली सुन रहे हैं लेकिन भोजन तो मिल रहा है, अच्छा सो रह तो रहे हैं, कोई काम करना तो नहीं पड़ रहा है। इस तरह शब्दों का लेन देन मिट गया। तुम कुछ कहे, कुछ हम कहे, हमारी बात तुम सुने, हम तुम्हारी बात हम सुने, इसको कहते हैं शब्दों का लेन देन। ये भी खत्म हो गया, मिट गया। और चर्चा के विषय चुक गए। चर्चा के विषय क्या हो गए? चुक गए, मतलब खत्म हो गए। अब कोई चर्चा का विषय भी नहीं रहा। जैसे इसका उदाहरण, अगर किसी होटल पर हम गए, 4 गो समोसा नाश्ता कर लिए, 2 गो रसगुल्ला खा लिए और 1 कप चाय पी लिए, अब पॉकेट में पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे? वहां पर बिना मतलब की बात में उलझा के रहें किसी दूसरे को, ताकि जिसका होटल वाला पैसा ना मांगे, इंतजार में रहे कोई आएगा तो उसे मांग के दे देंगे। इसके पहले क्या करेंगे? इधर की बात उधर की बात अनाप शनाप बोलते रहेंगे ताकि होटल वाले का ध्यान मेरे तरफ न रहे। इंतजार में रहे कब इनकी बोली बंद होगी, पैसा मांगे। लेकिन आपकी बोली बंद नहीं होगी, इसलिए कि आपके पॉकेट में पैसा नहीं है। ऐसी ही स्थिति यहां पर क्या हो जाती है?
अतिथि और शरद जोशी के बीच ऐसी ही स्थिति है। परिवार, देखिए, परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, माने इतने विषय पर चर्चा दोनों के बीच हो चुकी है। अब चर्चा के लिए कुछ बचा नहीं, यहां तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का जिक्र भी किया, यहां तक बात पहुंच गई, तो भी सब खत्म हो गया। तुम किस मिट्टी के बने हो कि मेरे घर से नहीं जा रहे हो? सब खत्म हो गया। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप जाइए, फिर भी आप जा नहीं रहे। क्या कारण है इसका? अब इसे बताओ तो अतिथि कौन है? लड़की को कोई बताओ, इसमें अतिथि कौन है? ये कि ये कौन वाला? ये जो बैठा हुआ है। क्यों? देखो, क्यों अतिथि वो है? आप ध्यान दीजिए, किस आधार पर इसको अतिथि बोल रहे हैं आप? इसका चेहरा देखिए, और इसका चेहरा शरद जोशी हैं ये वाले, ये अखबार पढ़ रहे हैं, और ये क्या पढ़ रहा है? फिल्मी पत्रिका पढ़ रहा है। और ये ऊपर क्या टंगा हुआ है? अभी चर्चा है कि तुम्हारे ऊपर कैलेंडर टंगा हुआ है, देख रहे हो? तो देख करके वहां को नम्रता से तारीखें क्या कर रही है? फड़फड़ कर रही हैं। तो ये जो है अतिथि महोदय हैं, और ये क्या है? शरद जोशी हैं। तो देखिए, इनका ध्यान इनके चेहरे की तरफ है, इधर ऐसे देख रहे हैं कि हाँ क्या कर रहा है, और ये झूठ मूठ का पत्रिका पढ़ रहा है। सौहार्द मतलब मित्रता। सौहार्द माने, देखो आप एक बात ध्यान रखिएगा, MCQ आपको हम बनाएंगे तो हो सकता है कि नहीं देखिए सौहार्द का क्या अर्थ होता है। मित्रता, दुश्मनी, चतुराई, विविधता, इसमें क्या उत्तर होगा? तो आप इसके अर्थ को जानेंगे तब तो। चुपचाप बैठे रहता है, कम से कम पढ़ाने के दौरान कॉपी कलम को सामने रखो, जिस शब्द का अर्थ आप नहीं जानते हैं उसको लिख लो, कम से कम बताते हैं तो। नहीं लिखेंगे तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे। सनई सनई, इसका माने क्या होता है? सनई सनई, धीरे धीरे। सनई सनई संस्कृत का शब्द है, इसका माने होता है धीरे धीरे। बोरियत, बोरियत शब्द है उबाऊपन, जिससे मन उब जाए, वैसी परिस्थिति जिससे मन क्या हो? उब जाए। आप लिखिए, लिखते जाओ, मेरी बात को समझते जाओ। बोरियत में रूपांतरित हो रहा है, भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जान नहीं रहे हो। किसी अदृश्य, अदृश्य मतलब जो दिखाई न दे, अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहां चिपक गया है। मैं इस भेद को सपरिवार समझ नहीं रहा हूं। सपरिवार मतलब परिवार के साथ। व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व तुम्हारा आकर्षण रूप, जिसको अंग्रेजी में पर्सनालिटी बोलते हैं, व्यक्तित्व। कहने का मतलब यह है कि लेखक यहां बोल रहा है कि अब तुम्हारी मित्रता जो है धीरे धीरे मन को उबा देने वाली बनती जा रही है। हम तुमको मित्रता के रूप में मित्र मान रहे थे, लेकिन अब हमको लगता है कि तुम मेरे शत्रु से भी गए गुजरे हो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ 1 मिनट बैठने का मन नहीं कर रहा है। तुम जितना जल्दी हो सके मेरे घर से चले जाओ। लेकिन तुम जान नहीं रहे हो, लगता है कि किसी अदृश्य गोंद से, गोंद समझते हो ना, चिपकाने वाली वस्तु, किसी अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहां चिपक गया है।
मेरे परिवार में इस कुर्सी से तुम्हारा व्यक्तित्व क्या हुआ है, चिपक गया है, जिसको हम परिवार के साथ समझ नहीं रहे हैं कि इतना कहने के बावजूद भी तुम न जाने क्यों मेरे घर से नहीं जा रहे हो, क्यों मेरे घर से नहीं जा रहे हो। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि, बार बार ये बातें मेरे दिमाग में हंट कर रही है, तुम कब जाओगे अतिथि, अरे तुम कब जाओगे अतिथि, अरे अतिथि तुम कब जाओगे, इस तरह से। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था कब तक टिकेंगे ये, कल पत्नी ने धीरे से पूछा था कि ये कब तक महाशय टिकेंगे यहां पर। टिकेंगे मतलब रहेंगे। मैंने कंधा उचका दिए, उचकाना मतलब ऊपर उठाना, ऊपर की तरफ उठाना। क्या कह सकता हूं, मैं तो आज खिचड़ी बना रहे हो, हल्की रहेगी, बनाओ। बोले कि तो हम जा रहे हैं खिचड़ी बनाने के लिए। बोले कि ठीक है बनाओ, हल्का रहेगा। डिनर से परिस्थिति कहाँ चली जाएगी, खिचड़ी के ऊपर। खिचड़ी में बनाने में समय भी कम लगता है, मटेरियल भी कम लगता है, और परिवार में जब व्यवस्था की कमी होती है तो अक्सर लोग खिचड़ी बना के खाते हैं। देखो एक सच्ची घटना में बताऊं, एक हमारे गांव में महतो का परिवार है, उसके जब माता पिता जिंदा थे तो 7-8 लड़के थे उसकी माँ जो है एक दिन ये मूस मारने वाली दवा खरीद के लाई। घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला था, बच्चे खाने बगैर मर रहे थे। तो उसकी माँ ने सोचा कि काहे नहीं जहर ला के खिचड़ी बना लें और उसी को सबको खिला दें और हम भी मर जाएं और पूरा परिवार समाप्त हो जाए। अब ऐसे कब तक बर्दाश्त होगा, ऐसी स्थिति थी। आज उस परिवार में इतना पैसा है, इतना पैसा कि हमारे गांव में बहुत कम लोगों के पास उतना पैसा है। उसके नाती पोते ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं कि हम लोग वैसा नहीं पहनते हैं। एक ऐसी स्थिति थी कि जहर लाने की बात थी, और आज ऐसी स्थिति है कि वो 2-4-5 आदमी को अपना कपड़ा दे सकता है। तो यही परिस्थिति है। आदमी को परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर जो है आपके ऊपर तकलीफ दे करके आपकी परीक्षा लेता है कि दरअसल में देखते हैं कि इंसान घबराता है कि नहीं घबराता है। सुदामा जी की परीक्षा तो हो रही थी ना, कृष्ण के मित्र थे। कृष्ण जानते नहीं थे कि सुदामा हमारा बचपन का मित्र है और खाने बगैर मर रहा है, लेकिन उसकी परीक्षा ले रहे थे। लास्ट में उतना दे दिए कि आज तक उतना किसी को नहीं मिला जितना सुदामा को मिला था। यहां पर कृष्ण सुदामा की बात नहीं है, यहां अतिथि को खदेड़ने वाली बात है, इसलिए कि वैसी परिस्थिति पैदा कर दिया। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे और खिचड़ी पर आ गए। सत्कार की उष्मा समाप्त हो चुकी थी। किसी को, ध्यान से सुनिए, किसी को सत्कार करने का अंदर से उत्साह होता है कि इस आदमी कितना ढंग से क्या कुछ खिलाएं कि इसको समझ में आए कि हाँ किसी के आए हैं। वो भी धीरे धीरे क्या हुआ था, कितना दिन तक चलेगा जी, समाप्त हो चुका था। अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण मतलब छुआछूत, लिखो, जिसको अंग्रेजी में इन्फेक्शन कहते हैं। संक्रमण मतलब छुआछूत के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। चरम मतलब अंतिम चोटी। तुम जाओ ना अतिथि। पहले बोल रहे हैं लेखक साहब कि अतिथि तुम कब जाओगे, अब बोलते हैं कि तुम जाओ ना अतिथि। तुम क्यों नहीं जाते हो, जल्दी जाओ, इस तरह से बोल रहे। बिस्तर को अगर तुम गोलाकार रूप प्रदान नहीं करते हो, इसका मतलब कि आदमी जब कहीं जाता है तो बिस्तर को क्या करता है, समेट देता है। तो अगर तुम बिस्तर को समेट करके गोलाकार रूप नहीं देते हो तो अब हम यही निर्णय ले चुके हैं कि अब हम उपवास करेंगे, न खुद खाएंगे और न तुमको खाना खिलाएंगे। खाना नहीं बनेगा तो न तुम खाओगे न हम खाएंगे।
यही स्थिति हम पैदा करेंगे, इसलिए कि तुम्हारे मेरे संबंध, तुम्हारे और मेरे बीच संक्रमण का दौर गुजर रहा है। अब तुम्हारे शरीर से हम अलग रहना चाहते हैं, तुम्हारे पास बैठना भी नहीं चाहते हैं, ये स्थिति आ चुकी है। तुम्हारे यहां अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूं कि दूसरों के यहां अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरे के यहां रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता है। अपने घर का महता तो इसी महता के गीत इसी कारण गाए गए हैं, होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है। लोग दूसरे के होम को, स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है। गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। कहाँ तक कह दिया बात? बोला कि हमारे घर तुमको रहना अच्छा लग रहा है। हम जानते हैं कि दूसरे के घर रहना अच्छा लगता है, लेकिन ये चलता है, हम हमेशा दूसरे घर रह सकते हैं। इसलिए अपने घर को स्वीट होम कहा जाता है, अपने घर को स्वीट होम कहा जाता है। इसका मतलब कि हमारा अपना घर सबसे सुंदर है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, संस्कृत में जननी माता और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। अगर झोपड़ी में हो तो भी क्यों नहीं, लेकिन वो स्वर्ग से बढ़कर है। हमारा जहाँ जन्म हुआ है और जो हमारी माता है, इसके बदले में स्वर्ग भी दिया जाए तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। ये भारत की संस्कृति है, हमारा इतिहास गवाह है। तो ये बोल रहे हैं कि दूसरे घर रहते हो, स्वीटनेस को काटने दौड़े, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना। सोचो प्रिय, इतना कहने के बावजूद भी तुमको हराना अच्छा लग रहा है। अरे यार, शराफत भी कोई चीज होती है। लास्ट में कहा जाता है कि अरे यार क्यों इस तरह से बकवास कर रहा है, इंसान के अंदर शराफत भी कोई चीज होती है। अब गेट आउट शब्द भी कहा जा सकता है। गेट आउट, शॉर्ट में गेट आउट नहीं बोलते हैं, लेकिन शब्द क्या है? गेट आउट, मतलब फाटक से बाहर, दरवाजे से बाहर, गेट आउट। वाक भी बोला जा सकता है। प्रश्न अभ्यास मौखिक है। अतिथि कितने दिनों से लेकर घर पर आ रहा था? अपने घंटे लग गई ना। धन्यवाद। कल बाकी हिस्से को मैं पढ़ा दूंगा।